नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान की साइकोलॉजी एप्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम जो लोग मनोविज्ञान के जो चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साथियों, अधिगम। अधिगम एक ऐसा चैप्टर है साथियों, क्योंकि ये अधिगम चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग मेथड की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको अधिगम 1-2 घंटे क्लासेज नहीं है। अधिगम के प्रकार क्या है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम का स्तर, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम में आलोचना संबंधित सब कुछ साथियों इसके अंतर्गत अपने को अधिगम चैप्टर पढ़ना है। और लगभग 2 या 3 प्रश्न अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों बने रहिए और क्लास को अच्छे से पढ़िए एंजॉय के साथ। कॉपी में आप नोट डाल के लिख दो साथियों, अधिगम। साथियों, अधिगम की हम लोग बात कर रहे हैं। अधिगम चैप्टर अच्छी समझना आप लोग। सबसे पहली लाइन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, पेपर में काफी बार प्रश्न आया है। देखो साथियों, यदि हम अधिगम की बात करते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, तो अधिगम की हमने चर्चा की है साथियों। एक बात ध्यान रख लेना, पहला ऑप्शन अधिगम का अर्थ जो साथियों होता है सीखना, ये चीज ध्यान रखना। अधिगम का अर्थ क्या है साथियों, सीखना। दूसरा ऑप्शन साथियों मान लो हम करेंगे करके सीखना। यदि ऑप्शन में मान लो सीखना और क्या करके सीखना है, तो सबसे पहले अपने को जो राइट लगाना है साथियों, वो लगाना है किस पर, करके सीखने पर। क्योंकि अधिगम कर सीखना है मान रहे हैं, पर लेकिन यदि इसका वास्तविक अर्थ देखा जाए तो अधिगम का अर्थ है वो है करके सीखना। जब तक कोई चीज, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सीखना और करके सीखने में क्या अंतर है। हमने कहा कि बाइक कैसे चलती है, उसने कहा बाइक में चाबी लगाओ, ऐसे करो, ये प्रक्रिया करो, अब ये करो, ये करो, बाइक चल गई। साथियों को कहते हैं सीखना। पर लेकिन साथियों जब तक डेफिनेटली हम लोग क्या है उसको स्वयं करके नहीं सीखेंगे, तब तक अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। खाना कैसे बनता है, खाना ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे सिखा दिया। जब तक हम लोग स्वयं उसको नहीं करेंगे तब तक वो साथियों क्या अधिगम नहीं होगा। एक बात ध्यान रख लेना साथियों, अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना होता है। ये चीज अपन लोग कर रहे हैं कि अधिगम का जो सामान्य अर्थ है, अधिगम का सामान्य अर्थ है साथियों वो है सीखना, या हम उसको करके सीखने पर कह सकते हैं। मतलब सीखना नहीं होता साथियों, इसका मुख्य जो वास्तविक अर्थ होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। इसका जो वास्तविक अर्थ है, ऑप्शन में यदि आप वैसे ही राइट है, सीखना कोई गलत नहीं है, पर लेकिन इन दोनों में यदि ये दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले हमको करके सीखना। अब इसका हम लोग वास्तविक अर्थ की बात करते हैं कि अधिगम का जो मुख्य वास्तविक अर्थ क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, पेपर में आता है, हेडिंग डाल के लिख देना और कॉपी में नोट डाल के लिख देना कि अधिगम का मुख्य जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं साथियों। अधिगम का जो मुख्य वास्तविक अर्थ है वो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन। समझना, बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। साथियों एक ऑप्शन आपको मिलेगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन। बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, शिक्षा करती है बालक के व्यवहार में परिवर्तन है, शुद्धिकरण। पर साथियों अधिगम का जो मुख्य अर्थ है बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत क्यों लगाया गया है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं भी अपेक्षा कर सकता हूं कि आज जो मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूं वो उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और जो मैं चीज सिखा रहा हूं तो उसका जो ज्ञान है वो उसके भविष्य के लिए काम आना चाहिए। इसलिए साथियों मैं आपसे एक आशा कर सकता हूं, अपेक्षा कर सकता हूं कि मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं तो स्टूडेंट का पेपर में प्रश्न सही होना चाहिए। स्थायी क्यों है, स्थायी इसलिए कहते हैं साथियों कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीज आपके लिए स्थायी रहे, याद रहे। पेपर में आप लोग करके आओ, या कभी आपके लिए ऐसा कोई इंटरव्यू का मौका मिल जाए, या कभी आपको कोई ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए, तो छोटी आपके पास एक आशा हो, एक उम्मीद हो कि हम इसको कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उसको कहते हैं बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। साथियों जो अधिगम होता है, एक बात ध्यान रख लेना, एक प्रश्न में आपको लिखा रहा हूं, अधिगम होता है, इसकी चर्चा हमने शिक्षा में भी कर ली। अधिगम होता है तो साथियों ध्यान रखना, आपके लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा सरल से कठिन की ओर और एक मिलेगा अपने को कठिन से सरल की ओर। तो इस चीज को ध्यान रखना साथियों, हमेशा अधिगम कठिन से सरल की ओर होता है। अधिगम जो होगा साथियों वो होगा कैसा, कठिन से सरल की ओर। क्यों होगा, क्योंकि आज कोई हमें विषय वस्तु कोई भी सीखनी है, पहले वो सरल नहीं है। चाहे एक छोटे बच्चे को हमको ऐसे अनार बनाना सिखाना है साथियों, ये सरल नहीं है। ये विषय वस्तु क्या है, बहुत कठिन है। क्या है साथियों, ये कठिन है।
तो ध्यान रखना पहले जो अधिगम होता है वो हमेशा क्या होता है, कठिन होता है। बाइक चलाना सीखना है, खड़ा होना सीखना है, खाना बनाना सीखना है, किताब पढ़ना सीखना है, रीड का सिलेबस कंप्लीट करना है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सरल नहीं है। पहले वो विषय वस्तु क्या साथियों, कठिन है, बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है साथियों, सरल हो जाती है। प्रश्न यदि आपसे पूछे कि जो विषय वस्तु जो कठिन है वो सरल होगी, वो किससे होगी, तो साथियों ध्यान रखना वो होगी, मतलब प्रश्न आ जाए इसको, अधिगम को जो कठिन है उसको हम सरल कैसे बना सकते हैं, हम उसको सरल कैसे बना सकते हैं, तो साथियों ध्यान रखना अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा। आपने पहले कोई काम किया, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा किसी विषय वस्तु को साथियों क्या हम लोग उसको सरल कर सकते हैं। प्रश्न आ जाए क्यों, देखो अभ्यास होगा और प्लस साथियों एक आदत, आदत भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना आदत चैप्टर आपके सेकंड ग्रेड में है तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आदत जो चैप्टर है, आदत भी साथियों हमेशा ध्यान रखना सरल नहीं होती है, कठिन होती है, कठिन से सरल की ओर पढ़ना, अपने आप में एक आदत डालना। किसी कार्य की पुनरावृत्ति इतनी बार की जाए, किसी कार्य की क्या साथियों, पुनरावृत्ति इतनी बार की जाए उसमें स्थायीपन आ जाता है, उसे कहते हैं हम आदत। साथियों आपने देखेंगे बड़े बड़े मजदूर 10-10 मंजिलों पर ऐसे ऐसे वर्क करते हैं, वो चीज उनकी आदत आ गई। पहले वो चीज सरल नहीं थी साथियों, वो क्या थी उनके लिए, कठिन थी, पर लेकिन ऑटोमेटिक साथियों वो क्या आ गया, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो गया, इसलिए वो साथियों क्या कहलाया, वहां पर अधिगम कहलाया। पर लेकिन साथियों प्रश्न आ जाए बालक का सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है, यदि आपसे प्रश्न आ जाए साथियों बालक का सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है, बालक का सीखने का, मैं लिख देता हूं आपको, बालक का सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, बालक को सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। यदि आपसे प्रश्न ऐसे आए मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, बालक का सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, तब अपने को करना है साथियों सरल से कठिन की ओर। ये ध्यान रखना हम लोगों ने बीएड में, बीएसटीसी में जो पढ़ा था सरल से कठिन की ओर, वो शिक्षण सूत्र है। क्या है साथियों, शिक्षण सूत्र है, मतलब बच्चा इससे सीखना चाहता है, सरल विषय वस्तु सिखाओ पहले, तो इसका राइट आंसर आएगा साथियों क्या, सरल से कठिन की ओर। दोनों प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो दोनों चीजों को देख लेना, सरल से कठिन की ओर। बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही साथियों क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। देखो ये नहीं कि अधिगम का मतलब होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन। एक बात तो कन्फर्म है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। साथियों एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, व्यवहार के परिवर्तन हर विषय, देखो आज क्या है कि मान लो आज हम लोग सुबह 5 बजे जगे हैं और आज हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, मतलब फीवर हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो डेफिनेटली साथियों क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, कि थोड़ा 1 घंटे लेट जग सकते हैं या हमारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो साथियों हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, पर लेकिन उसको हम साथियों अधिगम नहीं कहेंगे, हम उसको अधिगम नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्थायी नहीं है। एक टैबलेट के माध्यम से कुछ समय बाद हमारे हाथ पैर काम करने लग जाएंगे, तो वो अधिगम नहीं है। साथियों अधिगम किसके द्वारा होगा, कोई अनुभव के द्वारा, कोई अभ्यास के द्वारा, कोई प्रशिक्षण के द्वारा, किसी कार्य की पुनरावृत्ति आपने की है तो जिसको हम लोगों ने आदत कहा है, तो उसके द्वारा यदि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो साथियों इसको कहेंगे हम क्या, अधिगम। अभी हम अधिगम की चर्चा करेंगे, ये लोग नोट डाल के लिख लेना, अधिगम का वास्तविक अर्थ करके सीखना है, वैसे तो ये करके सीखना दोनों राइट हैं, पर लेकिन ऑप्शन में आए तो सबसे पहले इसको करना है। सामान्य अर्थ साथियों से सीखना होता है और मुख्य वास्तविक अर्थ होता है बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम होगा साथियों कठिन से सरल की ओर होगा, और लेकिन बालक का जो सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक जो क्रम होगा वो सरल से कठिन की ओर होगा। क्यों सरल से कठिन की ओर कैसे होगा, हम बच्चे को अनार बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे उसको ये ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर एक ऐसा खींच, इस तरीके से हम बालक को बोलेंगे, तो ये चीज क्या है साथियों, सरल है। फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बच्चों को क्या आती जाएगी, कठिन हो जाएगा। तो बच्चे का सीखने का स्वाभाविक क्या होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर, पर लेकिन अधिगम कैसे होगा, कठिन से सरल की ओर। साथियों अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ अधिगम के अंतर्गत, अधिगम हमने कहा कि जो बच्चे के जो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या किसी आदत के द्वारा। साथियों अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके अंतर्गत अधिगम की स्थिति, अच्छे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अधिगम की स्थिति क्या है। साथियों अधिगम की जो स्थिति होती है वो 2 रूपों में होती है, ये चीज ध्यान रख लेना। अधिगम की जो स्थिति होगी वो कितने रूपों में होगी, 2 रूपों में होगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए, अधिगम की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, 2 रूपों में होगी। साथियों एक तो है क्या, सकारात्मक, ये स्थिति है, प्रकार नहीं कहेंगे इसको,
अधिगम की स्थिति कहलाएगी साथियों। तो क्या कहलाता है? सकारात्मक अधिगम। और एक दूसरा होगा साथियों क्या? नकारात्मक अधिगम। देखो उधर, ये सीखने की बच्चे की स्थिति है। ये कैसे है इस चीज की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सकारात्मक अधिगम, देखो कुछ चीज बच्चा पॉजिटिव भी सीखेगा और कुछ चीज साथियों क्या? नेगेटिव भी सीखेगा। पर लेकिन इसमें से मुख्य जो प्रश्न बनने वाला है, एग्जाम से जुड़ने वाला है, कि इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्थिति है, इन दोनों में से तीव्र अधिगम कौन सा होगा? तो साथियों ध्यान रख लेना, नकारात्मक। क्यों? बच्चा पॉजिटिव चीजों को बहुत लेट सीखता है, पर लेकिन साथियों नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी धारण कर लेता है। तो प्रश्न आ जाए सकारात्मक और नकारात्मक अधिगम की स्थिति में से दोनों में से तीव्र अधिगम कौन सा होगा? तो साथियों इसको हम लोग करेंगे क्या? तीव्र अधिगम। कौन सा साथियों? नकारात्मक। एक हम कहना चाह रहे हैं साथियों, एक स्थिति होती है बच्चे की वांछित, और एक होती है साथियों कौन सी? अवांछित अधिगम। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम, वांछित और क्या? अवांछित। दो अधिगमों की हमने बात की, वांछित और क्या साथियों? अवांछित अधिगम। वांछित अधिगम किसको कहते हैं? स्वयं अपनी इच्छा के अनुरूप सीखना। बच्चा ने 10th क्लास पास किया, बच्चे का सामाजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, जीके अच्छा पढ़ता है, तो बच्चे ने आर्ट्स लिया है, तो डेफिनेटली बच्चा सीखेगा। अब आप जबरदस्ती नहीं, आप मैथ लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, डिप्लोमा करो, बच्चा नहीं सीखेगा। तो अवांछित परिवर्तन का मतलब होता है जबरदस्ती बच्चे पर कोई चीज थोपना। तो साथियों बच्चा सीखेगा तो सही, पर लेकिन वो चीज नहीं सीखेगा जो बच्चा ऑटोमेटिक सीख सकता है। तो साथियों ध्यान रखना, वांछित अधिगम। वांछित अधिगम, प्रश्न आ जाए इन दोनों में से जो तीव्र अधिगम की स्थिति होगी वो कौन सी होगी? वांछित अधिगम की होगी। यहाँ पर लिख लेना साथियों क्या? तीव्र अधिगम। या स्थिति दो ही है, हम इसको अनेक रूपों में कह सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए आपके लिए कह रहा हूं कि ये तीव्र अधिगम हो गया साथियों, ठीक है। अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगला है साथियों क्या? औपचारिक। औपचारिक का मतलब बच्चे ने विद्यालय से जो ज्ञान ग्रहण किया है, ठीक है साथियों। औपचारिक का मतलब विद्यालय से, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। औपचारिक में किसकी भूमिका रहती है साथियों? विद्यालय की। और इसके अंतर्गत साथियों इसके अंतर्गत जो हम लोग कहेंगे औपचारिक और क्या? अनौपचारिक अधिगम की स्थिति। औपचारिक और क्या? अनौपचारिक। औपचारिक अधिगम और क्या साथियों? अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक क्या आता है? कहीं से भी, रिश्तेदार हो सकता है, परिवार हो सकता है, मित्र हो सकता है, मंडली हो सकता है, मतलब कहीं से भी, सिद्धांत हो सकते हैं, कानूनों से। यहाँ से बच्चा ज्ञान तो बहुत सारा एकत्रित करता है, पर लेकिन साथियों जो स्थायी जो ज्ञान होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से सीखेगा? विद्यालय से। देखो साथियों क्या, मान लो बच्चे की मैडम ने उसको 2 और 2 3 लिखा दिया है, और आप कहोगे गलत है, 2 और 2 4 होते हैं, तो साथियों बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। डेफिनेटली जो उसकी टीचर ने उसको सिखाया है वो उसके लिए अधिगम तीव्र होगा। प्रश्न आ जाए इन दोनों में से जो अधिगम होगा, तीव्र अधिगम, वो किसके अंतर्गत आएगा साथियों? औपचारिक अधिगम के अंतर्गत। ये हो गया साथियों। एक हम अगली बातचीत करने जा रहे हैं साथियों। एक होता है लिखित और एक होता है साथियों क्या? मौखिक अधिगम। दो प्रकार की स्थिति होती है, एक लिखित होती है और एक किसके अंतर्गत आएगी? मौखिक के अंतर्गत आएगी। जैसे ये नंबर आप ना इनको एक एक ही कर लेना। जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिख देता हूं, मैं लिखित लिखा हमने, इसको क्या लिखा हमने? मौखिक लिखा। क्या लिखा हमने? इसको मौखिक लिखा। ये अधिगम की स्थिति है। ये ध्यान रख लेना आप। इसको मैं सही कर देता हूं आपके लिए। ये अधिगम की स्थिति है, आप इसको किसी भी रूप में कह सकते हो आप। देखो एक लिखित होता है और क्या होता है? मौखिक होता है। लिखित का मतलब लिख करके और मौखिक का मतलब होता है साथियों बोल करके। आपको मालूम चल रहा है लिख करके, और लेकिन मौखिक, ये इन दोनों से बच्चा सीखता है। पर लेकिन साथियों यदि इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में से जो तीव्र अधिगम होगा वो किस में होगा, तो साथियों एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा लिखता है वो बच्चे ज्ञान स्थायी होता है, और जो बच्चे ने लिखा हुआ है, शय को शय लिखा हुआ है, वे को वे लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा को बड़ी क्या तो नहीं लिख दिया, साथियों बच्चा यहाँ से सीखता है, बहुत ज्यादा सीखता है। तो इन दोनों में से जो तीव्र अधिगम होगा, हम भी कहते हैं कि लिख लिख करके याद करो। एक पुरानी कहावत थी कि लिख लिख करके याद करना। तो साथियों तीव्र अधिगम किसके अंतर्गत आएगा? लिखित के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो अधिगम होगा, जो अधिगम की स्थिति होगी वो तीव्र होगी। अगला मैं कह सकता हूँ साथियों प्रत्यक्ष। क्या कह सकता हूँ इसको? प्रत्यक्ष अधिगम, या इसको साथियों मैं कह सकता हूँ मूर्त अधिगम। क्या कह सकता हूँ? मूर्त। और इसको साथियों हम लोग प्रत्यक्ष को क्या कह सकते हैं? अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, या अमूर्त अधिगम कहते हैं।
साथियों कहने का मतलब इसको हम लोगों ने मान लो स्थूल अधिगम भी कह दिया, क्या कह दिया, स्थूल भी कह दिया, और इसको हमने क्या, सूक्ष्म कह दिया। तो इन दोनों में से जो तीव्र अधिगम होगा, प्रत्यक्ष का मतलब दिखना, वही मूर्त का मतलब दिखना, स्थूल का मतलब दिखना, इन दोनों में से जो तीव्र अधिगम होगा, जो बच्चा जिसको देखेगा वो जल्दी सीखेगा, तो इन दोनों में से जो तीव्र अधिगम होगा, आप इसके सामने लिख लेना यहाँ पर तीव्र अधिगम। इन दोनों में से जो बच्चे की स्थिति बनेगी तीव्र अधिगम की। अप्रत्यक्ष अमूर्त अधिगम, सूक्ष्म अधिगम किसको कहते हैं, कोई पुष्प की सुगंध को सूंघना। एक साथी क्या होती है, कोई हवा का चलना, बच्चा उससे भी सीखता है। एक साथी का मैं आपको बोल रहा हूँ, ये शब्द आपको नहीं दिख रहे, पर लेकिन साथी जो दिखेगा उससे बच्चा जल्दी ज्ञान ग्रहण करेगा, अधिगम की स्थिति तीव्र होगी। तो ये इस प्रकार से अधिगम की स्थितियां होती हैं। हम इसको अनेक रूप में भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है। इसको हमको सिर्फ ये सीखना है कि बच्चा इसके माध्यम से सीखता है। जैसे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है संवेदी अधिगम और कौन सा, पेशी अधिगम। संवेदी अधिगम और क्या साथियों, पेशी अधिगम। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, वैसे मेरे को ये अलग से लिखना चाहिए पर लेकिन आप यहाँ पर और समझा दूंगा आपको। संवेदी अधिगम और क्या साथियों, पेशी अधिगम। संवेदी अधिगम किसको कहते हैं, देखो साथियों सुन लेना आप, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि में भी आएगा आपके और अधिगम में भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो क्योंकि और ये जीन प्याजे ने भी वो संवेदी पेशी अवस्था, वहां पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। संवेदी अधिगम किसको कहते हैं साथियों, सीधा सा उदाहरण बताऊंगा, देसी भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल भी हिंदी भाषा में शुद्ध समझ लेना, मनोविज्ञान समझ में नहीं आएगा, शुद्ध समझो आप। सिर से पैर की ओर आप लोगों ने कोई किताब ऐसा पढ़ना चालू किया, ठीक है साथियों, सिर से मस्तिष्क से चालू किया, ऑटोमेटिक आपके व्यवहार में हाथ पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा कि यार मेरे को अब आराम करना है। ऐसा अधिगम जो सिर से चालू होता है और पैर हाथ पैरों को प्रभावित करता है या पैरों को प्रभावित करता है। आप लोग लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हो, टेबल कुर्सी पर बेंच पे बैठे हुए हो, पढ़ते पढ़ते आपको ऑटोमेटिक एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि हाथ पैरों को फैला लेते हैं, चलो घूमने निकल जाते हैं। तो साथियों वो अधिगम कहलाता है कौन सा, संवेदी अधिगम। पेशी अधिगम किसको कहते हैं साथियों, पैर से सिर की ओर होता है। ये इसका विपरीत होता है, किसी महिला ने, जेंट्स ने मान लो साथियों सुबह घर की सफाई करना चालू किया, हाथ पैर से भर के चालू करना चालू किया, ऑटोमेटिक साथियों 1 बजे 2 बजे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसको रेस्ट की आवश्यकता होगी, सिर में दर्द चालू होने लग जाएगा। मतलब ऐसा अधिगम जो पैरों से प्रारंभ हो, सिर को प्रभावित करे, तो वो अधिगम कहलाएगा साथियों कौन सा, पेशी अधिगम। अपने को आराम की आवश्यकता महसूस होगी, इससे भी हम कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो साथियों ध्यान रख लेना, संवेदी जो अधिगम होगा वो सिर से पैर की ओर होगा। ये लिख लेना, मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये अधिगम कैसे होगा साथियों, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। और ये जो अधिगम होगा साथियों पैर से सिर की ओर, पैर से सिर की ओर, पैर से सिर की ओर ये अधिगम होगा। तो साथियों कहने का मतलब इन दोनों में से भी यदि तीव्र अधिगम पूछे तो अपने को ये करना है संवेदीय अधिगम। ये तीव्र अधिगम होता है, स्थायी रहेगा, ध्यान रख लेना। हम इसको अनेक रूपों में कह सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक कहो, वांछित है वांछित कहो, औपचारिक अनौपचारिक कहो, लिखित कहो मौखिक कहो, प्रत्यक्ष कहो या अप्रत्यक्ष कहो, मूर्त अमूर्त, मतलब ये अपने सीख सकते हैं। संवेदीय तो पेशी है, सिर से पैर की ओर या पैर से सिर की ओर। ये है साथियों क्या, अधिगम की स्थिति, बच्चा इस आधार पर सीखना चाह रहा है। अब मैं जो आपसे नेक्स्ट इसमें बात करने जा रहा हूं साथियों, अधिगम के प्रकार। ये तो अधिगम के प्रकार की नहीं है, बच्चे की सीखने की स्थिति है कि बच्चा किस आधार पर सीख रहा है। अब मैं नेक्स्ट चर्चा करने जा रहा हूं आपसे अधिगम के प्रकार। हेडिंग डाल देना साथियों, एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ से, अधिगम के प्रकार। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को इसको पढ़ना है। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार साथियों 3 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपने लिए कि अधिगम की जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। तीनों प्रकारों को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या चीज है साथियों। पहला जो अधिगम है वो है ज्ञानात्मक अधिगम। मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट डाल के लिखना, ज्ञानात्मक अधिगम, ये ज्ञानात्मक अधिगम है। दूसरा हम लोग बात करेंगे साथियों इसकी भावात्मक अधिगम की। कौन सा अधिगम साथियों, भावात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम। साथियों ये भावात्मक अधिगम है। तीसरा जो अधिगम कहलाएगा साथियों कौन सा कहलाएगा, क्रियात्मक अधिगम। ये आप लोग अच्छे समझना कि भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम क्या है या ज्ञानात्मक अधिगम क्या है। एक लाइन में इनको क्लियर कर दूंगा, उदाहरण भी लिख लेना आप लोग और समझ लेना। देखो, सुन करके और देख करके सीखना, सुनकर और देखकर सीखना
क्या कहलाएगा साथियों, ज्ञानात्मक अधिगम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों, सुन रहे हो और देख रहे हो आप, ये साइकोलॉजी एप्स के माध्यम से आप साइकोलॉजी सीख रहे हो, सुन करके और क्या देख करके, वो अधिगम क्या कहलाया, ज्ञानात्मक अधिगम कहलाया। साथियों सुन करके हम लोग क्या है कि ना, एक ध्यान रखना, सुनकर के लिए हम जिज्ञासा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं क्लियर कह चुका हूं पहले भी कि सुनकर के लिए हम क्या कह सकते हैं, जिज्ञासा, और देख कर के लिए साथियों हम कह सकते हैं क्या, तत्परता। क्या कह सकते हैं, तत्परता। या साथियों क्या हो सकते हैं, अपन ज्ञानात्मक अधिगम को दो रूपों में भी पढ़ सकते हैं। एक ही बात है, मैं दोनों लिख देता हूं आपके लिए। प्रत्यात्मक अधिगम, क्या, प्रत्यात्मक अधिगम, और क्या, प्रत्यक्षात्मक अधिगम। साथियों दो प्रकार का अधिगम होता है, ज्ञानात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक या कौन सा, प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक का मतलब साथियों देख करके, और इसका मतलब ये क्या साथियों, देख करके, और ये जो होगा साथियों क्या, सुन करके। एक ही बात है, ध्यान रख लेना, जो बालक सुन करके और देख करके जो कोई ज्ञान ग्रहण करता है वो अधिगम कहलाएगा साथियों, कौन सा, ज्ञानात्मक अधिगम। देखो कैसे, एक बार क्या ओपन एग्जाम हो रहा था, ओपन का सीनियर का 12th का, उसके अंतर्गत एक प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि जब मूवी स्टार्ट होती है सिनेमा हॉल में, तो उस पर मूवी स्टार्ट होने से पहले पर्दे पर लिखा होता है द सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अधिगम का कौन सा प्रकार लगेगा, बहुत अच्छा प्रश्न था कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अधिगम का कौन सा प्रकार लगेगा। तो साथियों मूवी स्टार्ट हुई, हमने उसको सुना, और साथियों साथ में क्या करा, हमने देखा। जहां सुनने और देखने की बात आती है साथियों, डायरेक्ट आंसर लगेगा आपका कौन सा, ज्ञानात्मक अधिगम। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं लिख देता हूं एक उदाहरण आपके लिए। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिख लेना आप, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको साथियों हमने मूवी पे देखा, पर्दे पर देखा, पर्दे पर लिखा होता है, तो उसमें जो अधिगम होगा वो साथियों क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम। भावात्मक का मतलब होता है साथियों हाव भाव के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। साथियों कैसे होता है यह अधिगम, देखो आज क्या है, मान लो साथियों आप लोग क्लास में आए हो और आपके अध्यापक ने क्लास में एंट्री की है। सबसे पहले साथियों स्टूडेंट अध्यापक के मुख को देखेगा कि आज अध्यापक का जो मुख है, जो मुख मुद्रण है, उसकी प्रसन्नता है। तो साथियों यदि अध्यापक आपको प्रसन्न दिखता है तो छोटे मोटे आप शैतानी भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है अध्यापक का चेहरा गर्म है तो साथियों बिल्कुल क्लास बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास होती है। हम भी होता है साथियों घर पे देखते हैं यार, हमको मान लो 10-20 हजार रुपए की जरूरत भी पड़ती है, तो पहले हम लोग क्या है कि ना डायरेक्ट अपने पिताजी से या अपनी मदर से डायरेक्ट पैसे नहीं मांगते। हम क्या है कि ना साथियों में चेहरे के हाव भाव को देखते हैं कि यार उनका मूड कैसा है, हम जो बात करने जा रहे हैं हमारी बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। तो किसी के हाव भावों को देखना, जानना, पहचानना, वो अधिगम कहलाएगा साथियों कौन सा, भावात्मक। एक प्रश्न था साथियों इसका बहुत शानदार तरीका से, एक नृत्यांगना एक स्टेज पर नृत्य कर रही है तो उसमें अधिगम कौन सा लगेगा। अब साथियों आप ये सोचोगे कि यार हम गाना सुन भी रहे हैं और नृत्यांगना को देख रहे हैं, उसमें ज्ञानात्मक अधिगम लगाओगे। साथियों ऐसा नहीं करना है, उसके मुख्य अर्थ को देखना है, उसके छिपे हुए अर्थ को देखना है, उसके वास्तविक अर्थ को देखना है, उससे आप किस चीज से प्रभावित हो रहे हो उस चीज को देखना। नृत्यांगना नृत्य कर रही है तो साथियों सबसे पहले आप उसके चेहरे के हाव भाव को देखोगे कि उसके चेहरे पर कौन सा रस है, करुण रस का है, वीर रस का है, रौद्र रूप का है, उसके अंग संचालन साथियों आपको प्रभावित करेंगे। वो अधिगम जो कहलाएगा साथियों वो क्या कहलाएगा, भावात्मक अधिगम। नृत्यांगना के द्वारा नृत्य करना, लिख लेना उदाहरण, नृत्यांगना के द्वारा नृत्य करना, नृत्यांगना के द्वारा क्या करना साथियों, नृत्य करना, क्या कहलाएगा, भावात्मक अधिगम। एक अधिगम है साथियों कौन सा, क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम किसको कहते हैं, स्वयं करके सीखना। हमने पहले ही बात कर ली थी, अधिगम का अर्थ होता है मुख्य अर्थ करके सीखना। तो साथियों जो क्रियात्मक का जो मुख्य अर्थ हुआ करके सीखना। करके सीखना, देखो
क्रियात्मक अधिगम हुआ साथियों क्या, करके सीखना। एक छोटा बच्चा है, खिलौने को तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, बना रहा है, बार बार उसको पूरा कंप्लीट कर रहा है, करके सीखना। बहुत से बच्चे होते हैं, इतना बड़ा पेन होता है, उसको छोटा सा करके ले आते हैं, करके सीखना। हम लोग क्या बचपन में होते थे, मिट्टी से अपना घर बनाते थे, क्रियात्मक अधिगम। ईंटों से अपना घर बनाते थे, क्रियात्मक अधिगम। स्वयं करके सीखना। ध्यान रखना साथियों, जब बच्चा स्वयं कुछ क्रिएटिविटी करता है, कुछ चित्र बनाता है, तो वो ध्यान रख लेना वो अधिगम किसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक अधिगम। चित्रकारी करना, पेपर में साथी क्या, चित्रकारी करना, चित्रकारी करना। मिट्टी से घर बनाना, मिट्टी से क्या बनाना साथियों, घर बनाना, किसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो साथियों ये अधिगम के प्रकार है, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक और क्या, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को हमने एक ही लाइन में समझ लिया, सुन करके और देख करके। ज्ञानात्मक को साथियों हो सकता है कभी जब भी आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर संज्ञानात्मक शब्द दे सकता है, तो मैं आप सबके लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको हम संज्ञानात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। एक चीज ध्यान रख लेना, बात वो ये चिंतन करना, संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, ज्ञानात्मक प्रत्यात्मक मतलब सुन करके, और प्रत्यक्षात्मक का मतलब देख करके, जिसकी हमने चर्चा कर ली, जिज्ञासा और क्या, तत्परता। प्रश्न है ना एक बार कि एक घोड़े को पानी के किनारे ले जाया जा सकता है, क्या उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो साथियों हमारा राइट आंसर आएगा नहीं, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? जब तक क्या नहीं आएगी, उसमें तत्परता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? तत्परता नहीं आएगी। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यदि मान लो प्रश्न आपसे पेपर में ऐसे आ जाए कि मान लो एक घोड़े को आपको पानी पिलाना है, अब आपको उसके लिए तत्परता लानी है, तो आप क्या करोगे? तो साथियों उसका राइट आंसर आएगा मनोवृत्ति का नियम लगेगा थॉर्नडाइक का, उसका मूड बनाएंगे, उसके मानसिक जो स्तर है उसको हम सही करेंगे। साथियों भावात्मक अधिगम हाव भाव के द्वारा। हम लोगों ने देखा है कि मान लो कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, उसका व्यापार है, सामने चाय की होटल है, तो साथियों उसको इशारे से हाव भाव से ऐसे उसको बोलेगा, मतलब अपने अगला आदमी समझ जाएगा। तो वो हाव भाव के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, चेहरे को पढ़ना, चेहरे को पढ़ना, वो क्या कहलाएगा? प्रश्न कई बार आया हुआ है, चेहरे को पढ़ना। लोग सब किताब को पढ़ते हैं पर लेकिन चेहरे को पढ़ना क्या कहलाएगा? भावात्मक अधिगम। मैं लिख देता हूं यहां पर, चेहरे को पढ़ना कौन सा अधिगम कहलाएगा? चेहरे को पढ़ना। ठीक साथियों, क्रियात्मक अधिगम स्वयं करके सीखना, चित्रकारी करना, मूर्ति बनाना, मिट्टी से घर बनाना, खिलौने को जोड़ना, खिलौने को जोड़ना, ये इसके अंतर्गत आएगा साथियों। क्या? खिलौने को जोड़ना, खिलौने को जोड़ना, ये अधिगम कहलाएगा साथियों कौन सा? क्रियात्मक अधिगम। शायद मानता हूं आपके ये अधिगम के जो तीनों प्रकार हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। कैसा भी उदाहरण आ जाए आपको बस उसके मुख्य अर्थ से निकालना है, उसके वास्तविक अर्थ से निकालना है, मतलब ये अपने से आना चाहिए। अब हम बात कर लेते साथियों, अधिगम के हमने प्रकार की बात की, अधिगम की स्थिति की बात की, अधिगम का मुख्य अर्थ क्या आया? बच्चे के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और वो स्थायी परिवर्तन किससे आएगा? बच्चे के अभ्यास से, अनुभव से, प्रशिक्षण से, आदत डालना। साथियों अब हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के सोपान की। किसकी बात करने जा रहे हैं? एक हेडिंग डाल देना, अच्छा प्रश्न है, अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान। साथियों अधिगम के सोपान एक मनोवैज्ञानिक हुआ साथियों, कौन? डिशेल। कौन हुआ? डिशेल। डिशेल ने क्या हुआ साथियों, अधिगम के जो सोपान की जो बातचीत की, अधिगम के सोपान की जो बातचीत की साथियों, उसने अधिगम के सोपान बताए थे 5 प्रकार के। प्रश्न आ जाए, डिशेल एक अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था जिसने अधिगम के 5 सोपानों की चर्चा की है। सबसे पहले बताया साथियों जो बालक होना चाहिए, साथियों कौन? जो सीखने वाला जो बालक होना चाहिए। बालक कैसा होना चाहिए साथियों? बालक अभिप्रेरित बालक होना चाहिए। बालक कैसा होना चाहिए साथियों? बालक जो होना चाहिए वो होना चाहिए अभिप्रेरित होना चाहिए। बालक अभिप्रेरित होना चाहिए, मतलब अभिप्रेरित बालक। क्या कहेंगे इसको हम साथियों? बालक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अभिप्रेरित, मतलब जिसमें सीखने की इच्छा हो। एक बात ध्यान रख लेना, अधिगम को प्रभावित करने वाला, नोट डाल के लिख लेना विशेषकर आपकी कॉपी में, अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? अभिप्रेरणा। ध्यान रख लेना, मुख्य कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो है अभिप्रेरणा। ध्यान रख लेना, मैं लिखा दूंगा इसको, फिलहाल में भी इसको समझो। बालक अभिप्रेरित होना चाहिए, जिसमें सीखने की चाह होनी चाहिए। साथियों अभिप्रेरित बालक कैसे? आज आप लोगों ने बीएड किया है, मान लो साथियों आप
मान लो हम कहीं नर्सिंग करो, डॉक्टरी करो, साइंस पढ़ो, अरे आर्ट्स या साइंस पढ़ेगा बच्चा कैसे पढ़ेगा? बच्चा अभी प्रेरित ही नहीं है। आपने देखा होंगे छोटे बच्चे का फर्स्ट दिन एडमिशन करा दिया, 3 दिन घर वाले छोड़ने आ रहे हैं, चौथा कोई दूसरा छोड़ने आ रहा है, और बच्चा को आपने छोड़ा, बच्चा घर से विद्यालय से बाहर हो गया, बच्चा अभी प्रेरित ही नहीं है, सीखने के लिए नहीं है। मान लो मनोविज्ञान आपका पढ़ने का मन नहीं है, जबरदस्ती आपको मनोविज्ञान पढ़ा रही है गवर्नमेंट, गलत। जब तक आप लोग स्वयं अभी प्रेरित नहीं होंगे साथियों, अभी प्रेरित बहुत जरूरी है। देखो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया वो बिल्ली पर किया साथियों, बिल्ली पर नहीं किया, भूखी बिल्ली पर किया। यदि वो बिल्ली भूखी नहीं होती तो कोई कार्य नहीं करती ना साथियों। आज आप लोगों के मान लो साथियों, मेरा कहने का मतलब आपके लिए जॉब होती तो आप लोग रीट की तैयारी करते क्या? नहीं करते, क्योंकि आप भूखे हो, अभी प्रेरित हो, आपको जॉब चाहिए। तो कहने का मतलब बालक कैसा होना चाहिए? अभी प्रेरित होना चाहिए। दूसरी हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, उसमें जब बालक अभी प्रेरित होता है ना, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अब आपके सामने बालक क्या है कि ना, या तो देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, पर लेकिन अपन एक डिशेल का एक जो सोपान का जो क्रम है इसने बहुत व्यवस्थित बताया है। बालक अभी प्रेरित होनी चाहिए। जैसे बालक साथियों अभी प्रेरित हो गया, क्या हो गया? अभी प्रेरित हो गया, तो साथियों उसकी मार्ग में क्या आएंगी? बाधाएं आएंगी। क्या आएंगी? मार्ग में बाधाएं आएंगी। आप लोग रीट के लिए तैयार हो गए, सेकंड ग्रेड के लिए तैयार हो गए, थर्ड ग्रेड के लिए तैयार हो गए, चलो अभी प्रेरित हो गए। अब आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, बिल्ली के भी मार्ग में बाधाएं आई, इधर जाना है या उधर जाना है या उधर जाना है, मार्ग में बाधाएं। कौन सा रास्ता अपनाऊं, कौन से ऐप्स से तैयारी करूं, कौन सी क्लास पढ़ूं, किस कोचिंग में पढ़ूं, किस अध्यापक से पढ़ूं, रीट का पढ़ूं, सेकंड ग्रेड का पढ़ूं, फर्स्ट ग्रेड का पढ़ूं? तो साथियों फिर आप क्या करोगे? वहां पर डेमो लेने जाओगे, दोस्तों से पूछोगे, तो उसका नाम कहेंगे साथियों क्या? बहु प्रतिक्रिया करोगे। आप क्या करोगे? बहु प्रतिक्रिया करोगे। 2 क्लास इसकी पढ़ी, 2 क्लास इसकी पढ़ी, 2 क्लास उसकी पढ़ी, आप लोगों ने ऐसा देख लिया, 2 चैप्टर इस क्लास से पढ़े, 2 चैप्टर उस विषय से पढ़े। मतलब कहने का मतलब आप वहां पर बहुत प्रकार के रास्ते अपनाओगे। जब आपने बहुत प्रकार के रास्ते अपना लिए, तो जब आपको मालूम चल जाएगा यार ये साइकोलॉजी एप्स के माध्यम से तो मनोविज्ञान बहुत अच्छी लग रही है, तो आपने साथियों क्या कर लिया? अपना उचित प्रक्रिया का चयन कर लिया, सही प्रतिक्रिया का चयन कर लिया। तो साथियों ये हो गया सही प्रतिक्रिया का चयन। जब आप सही प्रतिक्रिया का चयन कर लेते हो, सही प्रतिक्रिया का क्या कर लेते हो? चयन कर लेते हो कि इस किताब के माध्यम से हमको सफलता मिलेगी, तो साथियों ध्यान रखना, तब आपको क्या मिल जाता है? लक्ष्य मिल जाता है। क्या मिल जाता है साथियों? लक्ष्य मिल जाता है। तो ये है साथियों क्या? डिशेल के अनुसार अधिगम के सोपान की हमने जो चर्चा की है। अलग अलग व्यक्तियों के अनुरूप अलग है, बस हमको सीखना है कि अधिगम के अंतर्गत ये चीजें होती हैं। साथियों अधिगम के प्रकार की चर्चा की, अधिगम के सोपान की चर्चा की, अधिगम की स्थिति की चर्चा की, अधिगम के मुख्य अर्थ की चर्चा की, और एक प्रश्न और डाल लेना साथियों आप कि अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या? अभी प्रेरणा, मोटिवेशन। साथियों मैं लिखाऊंगा आपको। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे वो आशुवेल के अधिगम के प्रकार की चर्चा करेंगे, अधिगम की विशेषता की चर्चा करेंगे, अधिगम की क्रिया की चर्चा करेंगे, अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, पर अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। क्लास बहुत मजेदार होने वाली है अधिगम की। आज की क्लास के लिए साथियों थैंक यू।